उसमें यह है कि एक तो उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को शामिल किया जाए, यूरोप को शामिल किया जाए, सारी बातें, ये मेरे ख्याल से कोई इतराज़ नहीं होगा दोनों को कि वो ये सारी बातें तय करने के बाद अगर किसी जगह पे यूक्रेन को या यूक्रेन को शामिल कर लें तो इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा, ना प्रेसिडेंट पुतिन को और ना प्रेसिडेंट ट्रम्प इंतज़ामिया को अब इस मरहले पे, क्योंकि फैसले सारे हो गए ना कि नेटो की एक्सपेंशन नहीं होने जा रही, यूक्रेन मेंबर नहीं बनने जा रहा, वहाँ पर जो है वो ट्रूप्स भेजने के हवाले से सबसे मजबूत आवाज़ जो खड़ी हुई है कि हम ट्रूप्स को नहीं भेजेंगे, जिसकी वजह से बरतानिया का ऐलान भी शायद वापस हो जाए, वो ये है कि वो ऐलान हुआ है जर्मन चांसलर की तरफ से। जर्मन चांसलर जो शॉल्ज हैं उन्होंने कहा है इस पेरिस कॉन्फ्रेंस में, जो सबके लिए बड़े ताज्जुब की बात थी, कि जर्मनी ने कह दिया कि हम अपनी पीस ट्रूप्स को नहीं भेजेंगे। पोलैंड की तरफ से ये ऐलान हो गया, हालांकि पोलैंड जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता रहा है नेटो के एक्सपेंडिचर में, लेकिन पोलैंड ने कहा कि हम भी जो है वो अपनी ट्रूप्स को नहीं भेजेंगे। ऐसा पीस कीपर हम क्या भेजेंगे वहाँ पे? आर्टिकल 5 के तहत कोई तुक ही नहीं बनती। अगर हमारी तिजारत भी खुलने जा रही है, हमारे मामलात भी ठीक होने जा रहे हैं, अगर ये नेटो का मकसद भी नहीं रहा, अगर रशिया और जो अमेरिका है उनके दरमियान सारे मामला तय हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर ट्रूप्स क्यों भेजेंगे अपनी ट्रूप्स को? डेनमार्क ने कहा है कि हम अपनी जो दोबारा जो अपनी दिफाई सलाहियत है उनको मजीद बढ़ाने की बात की, लेकिन मेरा ख्याल है कि डेनमार्क, बाकी मुल्क सारे वो फिर अकॉर्डिंगली देखेंगे सारे, लेकिन जो बात हुई है प्रेसिडेंट मैक्रोन से वो इम्पॉर्टेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप की, क्योंकि जाहिर है कि वो एक बहुत एकदम जो जेडी वेंस और जो वहाँ पे 35 सेगत का जो की तरफ से जो ऐलानात हुए, जिन्हें पूरा भूचाल बपा कर दिया वहाँ पे, तो उसको फिर ज़रा ठंडा करने की कोशिश हुई हो रही है। और वो यूरोप ज़रा समझ भी रहा है कि अब दोबारा आगे कैसे मूव करना है, क्या देखना है, अपने मुल्क के वो सारे सूरत हाल को देखने। जो लेफ्टिनेंट जनरल क्लॉक थे वो आज नेटो के इजलास में मौजूद थे। वो कौन जो कि असल नुमाइंदा खसूसी यूक्रेन के थे, वो नेटो के इजलास में शरीक हुआ है। नेटो के और ये EU के रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने सब ठंडा उंडा किया कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोपीय काउंसिल, नॉट यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं कोस्टा, उनसे मुलाकात हुई और बाकी नेटो के इजलास में वो शरीक थे। तो वो अमेरिका वहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन असल मामला यहाँ तय हो गए, और ये तय हो गया कि यूक्रेन की ये जंग हमने ख़त्म करनी है। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हुई है, ये बात भी आज डिस्कस हुई है कि क्या इसको गुफअप करके छोड़ देना है अमेरिका ने, या इसको पीस टॉक्स करवा के ख़त्म करना है। क्योंकि मैंने कल भी बात की थी ना कि वो ओल्ड प्ले बुक के तहत अमेरिका को जंग ख़त्म नहीं कर, ये प्लान मेरे ख्याल से बना था, ये डेमोक्रेट्स के दौर में ज़्यादा हुआ है कि कोई जंग ख़त्म नहीं होने देनी, बल्कि छेड़ के और उसको चलाते रहना आगे, ताकि USA DA आपा व्यापा सारा पड़ा रहे, बैंक्स इन्वॉल्व हो जाएं, कार्टेज इन्वॉल्व हो जाएं, ये असलहे के ताजर इन्वॉल्व हो जाएं, ये सारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलता रहे आगे, और मीडिया और ये शोर शराबा सारी प्रॉक्सी वॉर्स होती रहें, तो ताकि हमारी प्रेजेंस रहे। तो इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी के साथ आज बात हुई, और ये हुआ कि पीस टॉक के जरिए मामला हल होगा, हमेशा के लिए मामला को हल कर लिया जाएगा। तो उसका जो वेन्यू हो रहा है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान अब कहाँ बात होगा। अभी तो रशिया और अमेरिका के अंदर सऊदी अरेबिया, अब जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान बात होनी है, जिसमें शायद ज़ाहिर ज़ेलेंस्की और पुतिन तो नहीं उसमें मिलेंगे, ज़ाहिर है किसी लेवल पे उनकी कोई टीम आ जाएगी और वो आके इन मामलों को डील कर लेगी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ कि भाई ठीक है, आपकी सिक्योरिटी भी होगी और उसमें गारंटर्स होंगे, बहुत सारे मुल्क होंगे, अमेरिका के साथ साथ जो है वो अरब ममालिक भी होंगे, टर्की गारंटर होगा, कोई सिक्योरिटी आपकी आगे प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इलेक्शंस की तरफ जाएं और अपने मुल्क को ठीक करें, कोई आपके ऊपर हमला नहीं करने जा रहा रशिया। तो ये जो मुलाकात है ये गालिबन इस्तांबुल में होगी। इसके लिए जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वहाँ गए हैं, तो वहाँ पे ये बात मेरा ख्याल है कि इस बात के इम्कान ज़्यादा हैं कि ये जो मुलाकात है ये टर्की में हो, यानी यूक्रेन के हवाले से, और यूक्रेन और रशिया के मुज़ाकरा टर्की में हो। तीसरी जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि ये जो मुज़ाकरात हैं 3 मराहिल पे गज़ा के सीज़ फायर के हवाले से ये आगे बढ़ रहे हैं। कतर की तरफ से आज बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये ऐलान हुआ है कि फ़लस्तीनियों को ही फ़लस्तीन का मुस्तक़बिल तय करने का हक़ है, ना अमेरिका को ना इसराइल को। और उन्होंने इस बात पे भी बड़ा शदीद रद्द अमल का इज़हार किया है कि ये इसराइल की तरफ से बयान आया है कि हमास को हम नहीं बैठने देंगे और फ़लस्तीनी अथॉरिटी को नहीं बैठने देंगे और इसको नहीं बैठने देंगे। उन्होंने कहा है कि भाई ये फ़लस्तीनी सवाल है, ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी हमास
इस्लामी जिहाद या इनसे हट के कोई भी फ़लस्तीनी बैठ के आपस में तय करेंगे कि उन पे किसने रूल करना है। इसराइल तय नहीं करेगा, ना अमेरिका तय करेगा, ना कोई दूसरा। ये फ़लस्तीनी क्वेश्चन है, पैलेस्टीनियंस, ये फ़लस्तीनी सवाल है। और ये सवाल उस वक्त खड़ा हुआ था जब इसराइल ने आके और बाकी मुल्कों ने, अमेरिका ने और बाकी मुल्कों ने आके बीच में फसाद डाला, और वो ये सारा जो भी कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका पहला मरहला जो है ये मुकम्मल होने जा रहा है। अच्छा, पहला मरहला जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है, और जुमेरात को, अभी रस्म तो बहुत अजीब सी है लेकिन बहरहाल एक रस्म है, तकलीफ दे रस्म है। जुमेरात को जो है वो 4 जो इसराइली उधर यरगमाली थे उनकी बाकियात हवाले की जाएंगी हमास की तरफ से इसराइल को, और हफ्ते को 6 यरगमाली रिहा होंगे। पहला मरहला 42 दिन का जो है वो 19 जनवरी से 2 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा मरहला जो है वो 3 मार्च से 13 अप्रैल तक शुरू होगा, जिस पे बातचीत शुरू हो गई है। और फिर तीसरा मरहला 14 अप्रैल से 25 मई तक होगा, और ये तय हो गया है कि तीनों मरहले कंप्लीट होंगे। इस दौरान कंप्लीट विड्रॉल हो जाएगा, और अगले सेटअप पे भी बात हो जाएगी। सिक्योरिटी वहाँ पर कौन सी अरब भी होंगे गालिबन, या शायद यूरोप के लोग आ जाएं जिन पे फ़लस्तीनी आमादा होंगे, वो वहाँ पे सिक्योर करेंगे आके। और ये सारी जो इसराइली फ़ौज है, तो इसकी कट ऑफ डेट है 25 मई, और ये 2 मार्च को दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू होगी कायरा में और कतर में। 3 मार्च से 3 अप्रैल तक दूसरा मरहला शुरू होगा, इसमें भी कैदी वगैरह रिहा होंगे। और ये तीनों जो हैं ये 42 दिन के हैं, 42 डेज़ के हैं। तो ये आखिरी मरहला जो है 25 मई को ख़त्म होगा। इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि सऊदी अरेबिया शायद आ रहे हैं, मिस्र के सदर जो अब्दुल फताह सीसी हैं वो शायद 1-2 दिन में अपना प्लान लेकर यहाँ पर आएंगे सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया में डिस्कशन होगा। और ये हो सकता है कि एक मुलाकात जो है वो शायद जो 4 मार्च को होनी है कायरो में, हो सकता है वो 4 मार्च से पहले हो जाए। उसमें सरबराहान बैठेंगे, गालिबन वज़राए ख़ारजा का अभी डिसाइड नहीं हुआ, अरब ममालिक, ये भी हो सकता है कि उसको पहले अरब ममालिक बैठें और फिर कुछ उसमें OIC भी शामिल हो जाए। लेकिन यह है कि उसमें जो $20 बिलियन जो हैं वो देने पे वो आमादा हैं, तैयारी हो गई है। $20 बिलियन की इजिप्ट का प्लान जो है वो इस हफ्ते हमारे सामने आ जाएगा, और ये वही प्लान होगा कि जिसमें फ़लस्तीनी वहाँ पे एक इलाके में मौजूद रहेंगे, एक इलाके में जो है वो तामीर होगी, और इसी दौरान जो है वो ये 2 रियासती हल जो है ये निकलेगा दरमियान में। और इसराइल के अंदर जो है वो मेरा ख्याल से खाना जंगी की तरफ जा रहा है। नेतन्याहू का दोबारा ट्रायल शुरू हो रहा है, और वो आज उसने अदालत, वो ट्रायल शुरू हो रहा है जो भी करप्शन, और अब तो मेरे ख्याल से जंगी जराइम और बाकी भी शायद शुरू हो जाए, क्योंकि मैंने कल भी बात की थी कि नेतन्याहू जो है, पहले भी मैं बहुत कहता रहा हूँ कि नेतन्याहू को इसमें कुछ नहीं मिलेगा, और नेतन्याहू जो है वो एक अजीब सी पोजीशन में, क्योंकि काहिरा में मैंने आपसे कहा कि ये अरब समिट हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टर्की की तरफ से आज बात हुई है कि हम अपना कंट्रीब्यूट हम भी करना चाह रहे हैं। तो पहले तो अरब ममालिक का था, तो अब टर्की भी इंक्लूड होगा इसमें, और ये इसमें फिर ज़ाहिर है कि यूरोप, और इसमें फिर सारी दुनिया आएगी, क्योंकि गज़ा की जो तामीर है दोबारा फ़लस्तीनियों की जो तामीर है उसमें अभी तो उन्होंने कहा कि 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 3 साल से पहले तेज़ी के साथ कुछ इलाके जल्द तेज़ी के साथ जो हैं वो मुख्तलिफ़ कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ वहाँ पे बना के थोड़े इलाके पैलेस्टीनियंस को देंगी, और ये फ़ैसला भी अभी अगले चंद दिनों में होने जा रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब देखना ये है कि नया जो मंजरनामा है, इस मंजरनामे में 2 लोग तो बस के नीचे चले गए अपनी ख्वाहिशात लेके, नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की। मतलब अब क्या किया जाए, हालात ही ऐसे हो गए। और ये है कि तज़िया भी कुछ इतना बुरा नहीं रहा इतने सालों में इंटरनेशनल अफेयर्स के वाले। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।